डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो फितरत है कि वो बातचीत का ड्रामा करते हैं और हमला कर देते हैं। तो उन्होंने अपने चमचे आसिम मुनीर को पकड़ा, भाई ला जरा वो 10 पॉइंट प्रपोजल जो भी ईरान के हैं वो एक्सेप्टेबल, उस पर डिस्कशन का बेसिस होगा और टॉक्स होंगी कल फ्राइडे को। आपने कहा था रिजीम चेंज होगा, सिर स्वा रिजीम चेंज हुआ, सिर स्वा रिजीम चेंज हुआ है। अयतुल्ला खमैनी के बेटे मुज्तबा खमैनी आज इंचार्ज हैं, वो यंगर हैं, ज़्यादा कट्टर हैं। नेतन्याहू साहब इंचार्ज हैं तो लड़ाई चलेगी, शर्त मान के ले लीजिए, लड़ाई चलेगी साहब, महीना डेढ़ दो और चल जाएगी। मुझे तो कोई खास हैरत नहीं होगी। दुनिया की इकोनॉमी भाड़ में जाती है, वो जाए डोनाल्ड ट्रंप की बला से, इनकी बला से, नेतन्याहू साहब की बला से, वो जाए तो जाए। Who's in charge? डोनाल्ड ट्रंप नहीं, नेतन्याहू साहब इंचार्ज। ये लड़ाई शुरू उनके कहने पे हुई और मेरे को लगता है खत्म भी उनकी, वो जैसे वो कहेंगे वैसे होगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब जाए भाड़ में। पहले मिनट सीज फायर से, सो कॉल्ड सीज फायर जी, इजराइल ने क्लियर कर दिया साहब कि मैं लेबनान को ठोकता रहूं, कि जब भी उसको अमेरिका पुचकारता है तो बस वो तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं और फिर कश्मीर में कुछ करने की कोशिश करेंगे जी। कि मेरे को तो उसका सपोर्ट है, मेरे आका, मेरा बाप, मेरा सुल्तान वो बन गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता, चमचागिरी तो उसने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बना लिया है। आसिम मुनीर ने 3 महीने में 3 बार जाके उसके पांव पकड़ने पहुंच गया कि साहब जूते चाटने का बहुत शौक है, 250 साल अंग्रेजों के चाटे थे, अब चाटने जबान को कोई चाहिए, आपके जूते की धूमिल या धूली चरण धूली चाहिए, तो वो पहुंच गए वहां पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DH में। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और अभी जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बारे में हर दिन एक नई जानकारी निकल कर आती है, कभी 48 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद 2 घंटे का सीज फायर, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, कभी दोबारा बंद हो गया है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बीच असल परिस्थिति क्या है, असल पिक्चर क्या है, उसी पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं मेजर जनरल GD बख्शी साहब के साथ। विस्तृत चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या है फिलहाल वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। थैंक यू सर। यही सवाल सबसे पहले, क्या स्थिति है, क्या चल रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए साहब, स्थिति ऐसी है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने उनको एक ड्राफ्ट भेजी गई थी अमेरिका की तरफ से, ये तुम पोस्ट करोगे, तो उसने ड्राफ्ट भी पोस्ट कर दी थी और फिर एडिट करके अपना उसको ड्राफ्ट निकाल के पोस्ट किया था। ड्राफ्ट में ये शब्दावली थी, प्लीज टू अनाउंस दैट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान and USA along with allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately। जी, बड़ा क्लियर शब्द है इसके अंदर कि भाई लेबनान में सीज फायर होगा। बिल्कुल। अगले ही दिन सुबह इजराइल ने बोल दिया भाड़ में लेबनान में सीज फायर होगा, और उसने अपने हमले इंटेंसिफाई कर दिए और आज सुबह कोई 250 लोग मार डाले हैं वहां पे जी, ठीक है साहब, नहीं वो कल ही मार डाले थे, मतलब 250 बंदे वहां पे खत्म खलास कर दिए हैं। तो देखिए ये कौन इंचार्ज है, एक बुनियादी सवाल आता है। ये लड़ाई के करता धरता कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है या नेतन्याहू है? मेरे को तो बिल्कुल क्लियर है कि इसके करता धरता, इसके ओरिजिनेटर नेतन्याहू है और डोनाल्ड ट्रंप साहब कैंप फॉलोअर थे। पूरे अमेरिका की जनता में, आवाम में, अमेरिका की फौजों में ये परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है, दिस इज नॉट आवर वॉर, ये तो इजराइल की लड़ाई है जिसके लिए हमको इजराइल के लिए मरने के लिए कहा जा रहा है जी। ये परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है और ये परसेप्शन अब बिल्कुल उभर कर सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई खत्म कराना चाहते थे, डेस्परेटली ऑफ रैंप चाह रहे थे। क्यों? जितना मर्जी आपने मार ली, ईरान हर रोज पलटवार कर रहा है, मिसाइल से, ड्रोन से। अच्छा खासा नुकसान अमेरिका के बेसिस को किया है, अच्छा खासा नुकसान इजराइल को किया है, गल्फ देशों को किया है, और चले जा रहा है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था साहब। वो आपने बड़ा धमकाया शमकाया कि खत्म कर दो नहीं तो
बड़ी सुंदर शब्दावली का इस्तेमाल किया, सिविलाइजेशन खत्म करने की बात गाली कही। गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसके अंततः कुछ नहीं हुआ। और फिर 6 घंटे में, वो तो पहले बोले थे कि मैं ईरान की सभ्यता खत्म करने जा रहा हूँ, जी सभ्यता खत्म, 6 घंटे में वो पूरा पासा पलट गया। अब वो कह रहे हैं पाषाण युग से स्वर्ण युग। ओके पहले कह रहे थे पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि मैं ईरान का स्वर्णिम युग लाऊंगा। जी अब कौन सा युग वो लाएंगे नहीं लाएंगे ये तो देखने की बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो लड़ाई बंद क्यों करना चाहते हैं, क्यों उन्होंने छूट दी है, भाई ईरान तुम अपना तेल बेच लो, रूस जो उनका तेल खरीदना चाहता है खरीद ले। क्यों? क्योंकि वो ऑयल की प्राइस को नीचे रखना चाहते हैं। अगर ऑयल की प्राइस चढ़ती है तो अमेरिका में भी चढ़ती है। जी $120 प्रति बैरल के ऊपर आ गई थी, और हम लोग तो $148 प्रति बैरल पे तेल खरीद रहे हैं आजकल। भारत जी मार्केट प्राइस जो हमको मिल रही, जी ठीक है, जो रूस का तेल हम $50-60 प्रति बैरल ले रहे थे, आज $148 प्रति बैरल पे हमको मार्केट प्राइस पे स्पॉट वहां बिडिंग करके लेना पड़ रहा है। जो जहाजों में है उसको खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका मुद्दा था कि ऑयल की प्राइस डाउन करी जाए, किस लिए डाउन की जाए? क्योंकि अमेरिका में तेल की कीमत लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन थी, आज के दिन $4 और $5 प्रति गैलन के बीच में पहुंच गई है, और अभी और चढ़ सकती है। जी ठीक है साहब। और फर्टिलाइजर की कीमतें, अभी फसल बोने का सीजन है, 42% चढ़ गई। इन्फ्लेशन 2.5% से 4.5% पे आ गई। जी तो मिड टर्म इलेक्शन भी आ रही है नवंबर में। कैसे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट मिड टर्म इलेक्शन के दौरान एक्सेप्ट कर सकता है ये? इसलिए वो ऑफ रैम्प ढूंढ रहे थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो उन्होंने अपने चमचे आसिम मुनीर को पकड़ा, भाई ला जरा वो 10 पॉइंट प्रपोजल जो भी ईरान के हैं वो एक्सेप्टेबल, उस पर डिस्कशन का बेसिस होगा और टॉक्स होंगी कल फ्राइडे को। सुना है कि जेडी वान साहब इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे जी और वहाँ पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आएंगे या कौन आएंगे, लेकिन वहाँ बातचीत होगी, ठीक है। तो उस बातचीत से थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होगा, लेकिन पहले मिनट सीज फायर से, सो कॉल्ड सीज फायर, जी इजराइल ने क्लियर कर दिया साहब कि मैं लेबनान को ठोकता रहूंगा। जी ये जो मैंने पढ़ के सुनाया, बिल्कुल। इसके बावजूद, जी ठीक है साहब। तो देखिए, बात बड़ा सीधा सवाल आता है ना कि भाई हु इज इन चार्ज, हु इज इन चार्ज? डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ओके नेतन्याहू साहब इन चार्ज। ये लड़ाई शुरू उनके कहने पे हुई, और मेरे को लगता है खत्म भी उनकी, वो जैसे वो कहेंगे वैसे होगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब जाए भाड़ में। जी सर, इसे मैं बात जोड़ता हूँ। जैसे ही ये खबर आती है सीज़ फायर की, इजराइल से बहुत तगड़ा विरोध देखने के लिए मिला कि ये एक पॉलिटिकल इस तरीके की स्थिति आज तक नहीं आई, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स की बात इजराइल की तरफ से की गई थी उसमें से कुछ भी अचीव नहीं हुआ है। नहीं हुआ। जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इजराइल दोबारा से अभी दबाव बनाएगा, क्योंकि लेबनान पे लगातार हमले कर रहा है वो? नहीं तो दोबारा दबाव बनाएगा, वो तो दबाव बनाया जा रहा है, उसने कहाँ रोका है दबाव। जी अब ये ईरान के ऊपर है कि वो फैसला करे कि हाँ साहब लड़ाई चालू रखनी है कि नहीं रखनी है। और उसने कह दिया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर बंद कर रहे हैं। जी उसने भी बोल दिया है हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं। कल थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि किधर जा रही है वार्ता, कहीं जा भी रही है या ये केवल टैक्टिकल पॉज है। जी सर, ये टेक्टिकल पॉज की जो आपने बात कही, क्योंकि वार्ता पहले भी ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि बड़ी सकारात्मक वार्ता चल रही है, मगर उसी वार्ता के दौरान बमबारी भी हो जाती है, पूरी ईरानियन रिजीम जो थी उसको। अरे साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो फितरत है कि वो बातचीत का ड्रामा करते हैं और हमला कर देते हैं। जी पिछले साल जून में प्रिसाइसली ये किया, इस साल फरवरी 27 को प्रिसाइसली ये किया। बातचीत चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। हमें बताया गया ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कि साहब बस आ ही गई थी डील, और डील के तहत ईरान ने मान गया था कि अपने 350 kg यूरेनियम IAEA को दे देगा और नहीं करेगा उसको एनरिच नहीं करेगा। और उसके अगले दिन लड़ाई
28 को लड़ाई शुरू, जी मतलब भीषण बमबारी की है। 40 दिन बमबारी करके देख लिया साहब, ईरान वहीं का वही है। आपने कहा था रिजीम चेंज होगा, सिर स्वा रिजीम चेंज हुआ है, सिर स्वा रिजीम चेंज हुआ है। अयतुल्ला खमैनी के बेटे मुज्तबा खमैनी जी आज इंचार्ज हैं। वो यंगर हैं, ज्यादा कट्टर हैं, और IRGC इनको आपने इंचार्ज कर दिया है ईरान के। न्यूक्लियर अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, कल पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। मिसाइल, एक मिसाइल उन्होंने नहीं अपना कम किया या नहीं, और वो तो दागे जा रहे थे, जी ठीक है। और जहां तक हिजबुल्लाह वगैरह का साथ छोड़ना है, उन्होंने कहा है सीज फायर सबको लागू होगा। जी भाई हिजबुल्लाह को भी होगा, हूती हूती को भी होगा, एल्सवेयर मतलब हमास भी शामिल हो गया जी एक किस्म से। तो ये साहब अब मुझे तो कोई एम, मैं नहीं कह रहा, प्रोफेसर मीर शाइमर हमारी चैनल्स पे आए, उन्होंने कह दिया साहब यहाँ तो टोटल कन्नी कटी है डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी हार हुई है, उनकी काफ़ी दुनिया के सामने कन्नी कटी है, और क्लियरली ईरान हैज़ वन। ईरान टुडे आज ज़्यादा ताकतवर है लड़ाई शुरू होने के पहले, जी क्योंकि आज उसके पास गल्फ ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण है, जो पहले नहीं था। ऑयल जगलर ऑफ द वर्ल्ड, जी और हौती उसके साथ है। अगर कल लड़ाई दोबारा शुरू होती है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि लड़ाई खत्म हो, जी तो वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज तो बंद है ही है, अब वो बंद करेंगे क्या, रेड सी, जी बाबल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है साहब। जी 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 बाबल मंदेब स्ट्रेट मतलब 22% तेल आपका एनर्जी आती है गल्फ से, 12% आती है रेड सी से, जी 12 और ये 32% दुनिया की एनर्जी स्वाहा, ऑफ द टेबल। और इकोनॉमिक तबाही आप देख रहे हैं। कल मार्केटें चढ़ गई थी, तेल की कीमतें नीचे आ गई थी, आज फिर मार्केटें डाउन जा रही हैं, तेल की कीमत ऊपर जा रही है। अब देखना है साहब की इंचार्ज कौन है। सर, ये जो अनसर्टेनिटी का दौर है, इसमें एक और चीज़ निकल कर आती है, थोड़ी हास्यास्पद है। टाको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। हाँ। ये बात बहुत लंबे समय से चल रही है। तो क्या इस पूरी पीस वार्ता, इस पूरी पीस टॉक के दौरान भी आपको लगता है केवल एक टाइम बाइंग है, उसके बाद ट्रम्प फिर बदल सकते हैं अपने रुख से? मुझे कोई हैरत नहीं होगी। मुझे कोई वो हर बारी बदली करते हैं साहब, हर बारी वो पीस की ओढ़ लेते हैं हमला करने के। लेकिन इस बार एक चीज सर्टन है, जैसे मैंने बताया, ऑयल की जो तेल की एनर्जी की कीमतें चढ़ी जा रही हैं, फर्टिलाइजर की कीमतें चढ़ी जा रही हैं, फूड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, उनको पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पे उनको मिड टर्म इलेक्शन लड़नी है नवंबर में। अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पॉपुलैरिटी रेटिंग ऐसे जा रही है। 7% लोगों ने कहा था कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड देखना चाहते हैं अमेरिका के, जी और बड़ी फीलिंग वहां बिल्कुल साफ रिजेंटमेंट उभर कर आ रही है। दिस इज नॉट माई वॉर, ये मेरी लड़ाई नहीं है साहब, ये अमेरिका के लिए हम मरने को तैयार हैं। ये इजराइल के लिए लड़ाई है, और इजराइल के लिए मैं नहीं मरना चाहता, ये कई सारे अमेरिकन सिपाही कह रहे हैं जिनको आप भेज रहे हैं वहां पे, जी ठीक है। ये फीलिंग वहां पे है, यू कांट डिनाई दैट। तो अब देखना है कि कौन इंचार्ज है, डोनाल्ड ट्रंप इंचार्ज है या नेतन्याहू साहब इंचार्ज हैं। नेतन्याहू साहब इंचार्ज हैं तो लड़ाई चलेगी, शर्त मान के ले लीजिए, लड़ाई चलेगी साहब, महीना डेढ़ दो और चल जाएगी, मुझे तो कोई खास हैरत नहीं होगी। दुनिया की इकोनॉमी भाड़ में जाती है, वो जाए डोनाल्ड ट्रंप की बला से, इनकी बला से, नेतन्याहू साहब की बला से, वो जाए तो जाए। सर, He's not इरिवर्सिबल जो इन लोगों ने अभी तक भी, अभी जहाँ पे सीज़फायर हुआ है, जहाँ तक हम लोग आके खड़े हुए हैं पूरा विश्व, वहाँ तक भी जो क्षति हुई है, वो आपको लगता है कि उसकी भरपाई हो सकती है? और अगर हो सकती है तो कितने समय में हो पाएगी? क्योंकि जो ऑयल रिजर्व थे उनके साथ हुआ, इतने लंबे समय के लिए सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब रही। कई साल लगेंगे। बड़ी सीधी बात है, जो आपकी गैस फैसिलिटी रास अल नसारा या क्या नाम है यहाँ क्वातार में, जी वो 4-5 साल ऑनलाइन नहीं आएगी, 4-5 साल उसको रिकंस्ट्रक्शन में लगेंगे, रिपेयर वगैरह में लगेंगे। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि एनर्जी शॉक इससे बड़ी आज तक नहीं लगी, ना 73 में लगी थी, ना 24 में,
ऐसी शॉक लगी थी, ना 2008 में दुनिया की इकोनॉमी इतनी जबरदस्त तरीके से डिरेल हुई थी जैसे कि अभी हुई है। जी और एक एक दिन जो ये लड़ाई चलती है सारी दुनिया को महंगी पड़ेगी, शामिल भारत की इकोनॉमी को। अब आप फैसला कर लें, नहीं साहब हम तो महिमा मंडन करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की चीयरिंग करेंगे कि जीतो 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 में हमारी मिट्टी पलीत हो जाएगी साहब सारी दुनिया की इकोनॉमी की। जी और एक इकोनॉमी जिसको खासी चोट पहुंची है, हम 7-8% रेट ऑफ जीडीपी पर एनम पे ग्रोथ हो रही थी, वो जो है गोल्डमैन एंड साक ने जी डाउन करके 5.9 6.1% पे ले आए। ये अचीवमेंट हुई है। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है, अगर लड़ाई चलती रही, आज के दिन $700 अरब है। 5-6 महीने अगर लड़ाई में कोई फर्क नहीं आया, ये ऑन ऑफ स्पटर करती रही, तो वो $500 प्रति वो पे आ जाएगा हमारा $500 अरब, जी 700 से अरब डॉलर। और सब पहले भी बता चुके हैं आप कि ईरान पहले 8 साल लड़ चुका है, तो वो तो पीछे हटने से रहा। मगर इस बार क्योंकि ट्रंप के लिए जैसे आप कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस और ऑयल के प्राइस की वजह से, मगर फिर एक चीज़ निकल कर आती है, किसी भी आम व्यक्ति के लिए भी समझने के लिए बहुत आसान है कि ट्रंप की प्रिडिक्टेबिलिटी ज़ीरो है। आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक समय में कुछ हाँ, कहते हैं, आप एक चीज जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं ट्रंप के बारे में कि वो खुद गर्ज है, उनको अपना नफा नुकसान पता है, और इस वक्त उनका नुकसान ही नुकसान है। अगर ये लड़ाई चलती जाती है, तेल की कीमतें एलिवेटेड रहती हैं, फूड प्राइसेस एलिवेटेड रहती हैं, इन्फ्लेशन ऊपर चढ़ी रहती है, तो फिर तो वो गए, रिपब्लिकन पार्टी तो गई ना साहब, इस मिड टर्म इलेक्शन में गई और आने वाली इलेक्शन में भी तबाही होगी। ये तो चीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये बाकी surety है। प्रिडिक्ट करे ना करे, ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर इसमें एक चीज़ और निकल कर आई, वो पाकिस्तान का रोल निकल कर आया। पाकिस्तान हाँ, पीस मेकर बन चुका है। आप कैसे हाँ। देखते हैं? क्या सही में ये टेररिस्ट स्टेट जिसे लोग कहते हैं, वो पीस मेकर हो सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, लेकिन वो है, ओके वो बन गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता, चमचागिरी, तो उसने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बना लिया है। आसिम मुनीर ने 3 महीने में 3 बार जाके उसके पांव पकड़ने पहुंच गया कि साहब जूते चाटने का बहुत शौक है, 250 साल अंग्रेजों के चाटे थे, अब चाटने जबान को कोई चाहिए आपके जूते की धूमिल या धूली चरण धूलि। चरण धूली चाहिए, तो वो पहुंच गए वहां पे। तो उसने अच्छा ये तू आए, जरा पीस टॉक करा, लगा दिया उसने। वो भी फट से, चमचों को काम देने में बहुत तेज है डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने इनको लगा दिया। अब ये फंस गए हैं। पहले इन्होंने बोला कि सीज फायर लेबनान को लागू है, जी क्योंकि वहां से डिक्टेशन आया, तो इनने वो ट्वीट आगे कर दी शाहबाज शरीफ ने, जी। बेचारे, वो तो बटलर हैं, वो तो पोस्ट ऑफिस भी नहीं, वो तो बटलर हैं, ऐसे खड़े होके ऐसे ऐसे करके देखते हैं। तो उन्होंने बोल दिया हाँ साहब, लेबनान को भी लागू है। अगले दिन नेतन्याहू ने बोला भाड़ में गया लेबनान, ये लो सबसे भीषण अटैक लेबनान के मैं सीज फायर के बाद कर रहा हूँ। तो अब ईरान को फैसला करना है कि क्या उनको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। नहीं है तो साहब वो फिर फायर शुरू कर देंगे, और गया भाड़ में तैयावली की, जिसको बोलते हैं लाइन में, ये गया आपका सीज फायर। जी सर इसमें एक चीज़ और निकल कर आती है, पाकिस्तान में अगर ये पीस टॉक्स होती हैं, तो पाकिस्तान तो इसराइल को अभी तक मानता ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करता। और इसराइल के आप कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू ही इसके लीडर हैं, तो उनकी तरफ से अगर कोई नुमाइंदा नहीं आएगा। नेतन्याहू लीडर है, वो पीस टॉक में तो वो नुमाइंदा नहीं भेजे। आई डोंट थिंक इजराइल विल सेंड एनी नुमाइंदा टू द पीस टॉक। वो तो जेडी वांस होंगे। पहले कुशनर और विटकॉफ की बात की जा रही थी, फिर सुना कि ईरान ने बोला कि नहीं साहब काफ़ी हो गया। वो विटकॉफ, कुशनर, ये तो धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, हमको इन पे में नहीं है। तो अब हम सुन रहे हैं कि जेडी वान साहब आने वाले वाइस प्रेसिडेंट, वो थोड़ा गरिमा भी है, पद की गरिमा भी है, तो वो आएंगे तो लगेगा। लेकिन अब वो अगले प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, कितना वो कमज़ोरी दिखा सकते हैं, जी एक्सेप्टेबिलिटी दिखा सकते हैं, ये उनको भी सोचना पड़ेगा। उन्होंने तो ये लड़ाई के लिए मना किया था, जेडी वांस ने। जेडी वांस ने, कह रहे हैं कि समझाने की कोशिश की थी प्रेसिडेंट ट्रंप को कि मत लड़िए साहब। ये तो मीडिया में अटकलें क्या सर साफ हैं। अमेरिका में एक एंटी ट्रंप पूरा सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है आपके साफ अकॉर्डिंग? विदित,
सर्वविदित है, उसमें मतलब हैरानी की क्या बात। एक हो गया सर एंटी रिजीम में, हो गया एंटी ट्रम्प, कि हाँ। लोग इस रिजीम्स के साथ चल सकते हैं मगर ट्रम्प जैसा उन्हें लीडर नहीं चाहिए। नहीं, ट्रंप ने तो उनको मरवा दिया है साहब, ट्रंप ने तो मरवा दिया है। उनकी वहाँ के लोगों को फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे इतना लेना देना नहीं। जी उनको चाहिए कि साहब मेरे को पेट्रोल कम दाम में मिलना चाहिए, मेरे को खाने की कीमत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हाउसिंग का कम कॉस्ट की होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए, वो सब चढ़े जा रहे हैं। तो वो कोई ज़्यादा एक्सटैटिक तो नहीं होंगे ना इस जी टाइम पे। और इसके लिए उनकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ डाउन 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 जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मागा बेस भी क्रैक होना शुरू हो गया। जी और ये है, तो जहाँ तक ये लड़ाई का सवाल है, अगर इजराइल इंचार्ज है तो मुझे कोई पीस शीस नहीं दिख रही, क्योंकि इजराइल लड़ेंगे आखिरी तक। और वहाँ पे ईरान ने भी कह दिया है कि हम भी लड़ने को तैयार हैं। ऑफ रैम्प चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, तेल की वजह ऑफ से। रैम्प चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन की वजह से। जी सर, इसमें पाकिस्तान वाला जो एंगल है, अगर हम अपने घर के आंगन की बात करें तो क्या पाकिस्तान अभी इस पीस टॉक का या फिर जो वो आडंबर रच रहा है इसका कोई लेवरेज उठा सकता है कश्मीर के मुद्दे पर, या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है भारत में? पाकिस्तान की फितरत है, और ये मैं अपने लोगों को चेताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की फितरत है कि जब भी उसको अमेरिका पुचकारता है तो बस वो तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं और फिर कश्मीर में कुछ करने की कोशिश करेंगे जी कि मेरे को तो उसका सपोर्ट है, मेरे आका, मेरा बाप, मेरा सुल्तान, सुल्तान ट्रंप, हेल हिटलर, उसका मेरे को सपोर्ट है, तो मैं भारत क्या चीज़ है, मैं तो चढ़ जाऊंगा। तो हमको तो बिल्कुल अपना पाउडर ड्राई रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ उसको पुचकार मिलती है, जैसे पालतू पूडल कुत्ते को मिलती है पुचकार, तो वो फूल के गुर्र गुर्र करने लगता है हर जगह। तो वो अब आप पे गुर्राना शुरू कर दे तो मुझे तो हैरत नहीं होगी। सर नहीं, अभी क्योंकि मैं इस सवाल इसलिए भी रखा क्योंकि बंगाल को लेकर अभी एक स्टेटमेंट आया भी था जिसके बाद राजनाथ सिंह जी ने काफ़ी कड़े शब्दों में अवहेलना भी करी। इस तरीके की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, अगर रिजीम से ना आए तो आसपास से, क्योंकि आर्मी और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका कोई एक खासा ढांचा है नहीं वहाँ पर। नहीं नहीं, ढांचा क्या नहीं है, आर्मी इंचार्ज है, आपको कोई शक है? आर्मी इंचार्ज है वो। शहबाज शरीफ तो एक बटलर है, वो ड्राफ्ट उसको आती है, वो ड्राफ्ट आगे कर देता है, वो ड्राफ्ट हटाना भी भूल जाता है। जी नहीं, आई मुझे कल थोड़ी क्लैरिटी आएगी, फ्राइडे को जब बातचीत होती है, अगर बातचीत होती है, होगी बातचीत, वो उसमें कुछ क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर अभी फैसला ये देखना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप इंचार्ज हैं, क्या उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, जी उनकी मिड टर्म इलेक्शन वो ज़्यादा भारी पड़ेगी, या डोनाल्ड ट्रंप के बदले नेतन्याहू साहब का पलड़ा ज़्यादा भारी पड़ेगा? अगर नेतन्याहू साहब का पलड़ा भारी पड़ता है, लड़ाई खत्म होने का कोई सवाल नहीं है। सर, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू साहब इसके लीडर बने रहते हैं और ये लड़ाई आगे बढ़ती है, जो कि उम्मीद है कि शायद नहीं बढ़नी चाहिए, तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि आपसे और क्लैरिटी लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने का एक बार फिर। थैंक यू। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए दी एज।